चलो अभी चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन उसके एक्सरसाइज के सम्स है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट सम है स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज अ स्केलर और वेक्टर, जिसमें ये सारी क्वांटिटीज जो है वो गिवन है। बराबर। तो स्केलर अगर होगी कोई क्वांटिटी तो उसके लिए हमें पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो वॉल्यूम, मास, स्पीड, फिर डेंसिटी। बराबर। वॉल्यूम है, मास, फिर स्पीड, डेंसिटी, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर एंगुलर वेलोसिटी। बराबर। एंगुलर वेलोसिटी तो चलो छोड़ो, ये सब जो है क्वांटिटीज, इनके लिए हमें कोई डायरेक्शन जो है उसकी जरूरत नहीं है। बराबर। मैग्नीट्यूड सिर्फ इसमें आ गया, मतलब पूरा आंसर उसका मतलब पूरा उनका जो डेफिनेशन है वो पूरी आ गई, पूरा उनके बारे में डेटा आ गया। जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट उसकी भी डायरेक्शन होती है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी डायरेक्शन होती है। बराबर। तो ये सारी बाकी सारी क्वांटिटीज जिनको अंडरलाइन नहीं की है वो सारी आ गई स्केलर, बाकी ये वेक्टर। ठीक है। चलो, तो बेसिक जो था उससे स्टार्ट किया। अभी नेक्स्ट में है पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। फोर्स, स्केलर कौन कौन सी क्वांटिटी है देखो यहाँ पर देख के ही पता चल जाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ये बोलेंगे कि नहीं। बराबर। तो फोर्स क्या हो गई, डायरेक्शन के साथ मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। हमें पिक आउट करनी है कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। बराबर ना। तो स्केलर में क्या आएगा, ये आ गया वर्क। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर से ये रिमूव कर दूं। तो हमें स्केलर चाहिए, इसलिए वर्क जो है वो वर्क आ गया एक। तो फिर करंट है, वो करंट के लिए एक उसको ना तो हम स्केलर प्योरली स्केलर में बोलते हैं, ना तो प्योरली इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर बोलते हैं उसको। टेंसर क्वांटिटी वो एक्चुअली कही जाती है, बट वो आपकी सिलेबस के अंदर है नहीं, क्योंकि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हम देखते हैं, बट फिर भी एज सच उसकी कोई डायरेक्शन जैसे बाकी सारी क्वांटिटीज को लेकर देखते हैं वैसे देखना नहीं होता। बराबर। तो उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब बाकी सारी क्वांटिटीज है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी यहाँ पर करंट है उसको भी हम लोग स्केलर की तरह ही ट्रीट कर देंगे। बराबर। तो ये दोनों क्वांटिटीज आई वो स्केलर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट थर्ड, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो खाली एक ही क्वांटिटी होगी जो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी लग रही है आपको इसके अंदर, वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर के लिए वेक्टर नहीं, प्रेशर नहीं, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ। देखो इम्पल्स है ना वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना उसके अंदर आने वाला है, बट 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप देख चुके होंगे। इम्पल्स मतलब क्या होता है, इम्पल्स फोर्स जो है ना उसके साथ ये एक रिलेटेड क्वांटिटी होती है। बराबर। इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी हुई, इसलिए इम्पल्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम, पावर, पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या चार्ज, ये बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो सब की सब आ गई स्केलर। सिर्फ ये इम्पल्स जो है वो फोर्स के साथ रिलेटेड क्वांटिटी, इसलिए ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। बराबर। देन नेक्स्ट 3.4, state with reasons whether the following algebraic operations with the scalar or physical quantities are meaningful. फर्स्ट है adding any two scalars। देखो यहां पर क्या बताया, any two scalars, कोई जो स्केलर्स है वो ऐड कर रहे हैं, अगर उनके डायमेंशन सेम होते तो हम ऐड कर सकते हैं। बराबर। स्केलर के अंदर स्केलर का एडिशन हो सकता है,
लेंथ के अंदर लेंथ का एडिशन हो सकता है, लेंथ के अंदर लेंथ का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बट लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ के अंदर कोई भी स्केलर क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है वो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये परमिसिबल नहीं होगा। बराबर। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, स्केलर जो है, स्केलर के अंदर वेक्टर क्वांटिटी सेम डायमेंशन की, जैसे कि पाथ लेंथ है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के मीनिंग ही पूरे अलग निकलते हैं। बराबर ना। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्टवर्ड्स फिर साउथ और फिर यहाँ पर गया फिर यहाँ पर आया, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इतना लिखेंगे। बराबर ना, ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर में यहां से मैं बताऊं कि वो कुछ ऐसे गया, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर फिर मैं पाथ लेंथ जो है वो ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, हमने पहले यहां से यहां तक का लिया। बराबर। तो ये एक्चुअल इसका पाथ शो ही नहीं कर रहा, फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर ये चीज ऐड कर रहे हैं पाथ लेंथ। बराबर। पाथ लेंथ अगर हमने ऐसे लिया और फिर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ऐड कर दूं, तो ये क्या मुझे मीनिंगफुल जर्नी बताएगा, इसके बारे में मुझे मीनिंग कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर जा रहा है। बराबर ना। तो कोई स्केलर क्वांटिटी के अंदर वेक्टर क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस सेम है, L1 L1, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, बट फिर भी वो ऐड नहीं हो सकते। बराबर। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर और स्केलर का। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई नंबर ले लिया हमने और उसके साथ कोई एक वेक्टर क्वांटिटी कर ली। बराबर। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो न्यू क्वांटिटी आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर फोर्स के लिए लिया, तो फोर्स जो है उसके साथ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अब ये जो इनिशियल फोर्स था वो डबल हो गया और न्यू फोर्स हमें इतना मिल रहा है। तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड विथ अ स्केलर क्वांटिटी। बराबर। स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्शन वही रहेगी, मीनिंग वही रहेगा, ये भी न्यूटन में ही आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड खाली उसका चेंज हो गया होगा। फिर डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर। बराबर। तो स्केलर जो है वो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हम लोग देख ले, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या लिखते हैं, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मास जो है वो कैसी क्वांटिटी है, मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, दो मास को हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो कोलंबियन फोर्स होता है उसके अंदर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करके होता है। ये Q1 और Q2 जो है वो क्या है, वो है चार्जेस। बराबर। तो दो चार्जेस भी स्केलर है, उनका भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। बराबर ना। ये फॉर्मूला किसने दिया, न्यूटन भाई साहब ने। ये फॉर्मूला किन्होंने दिया, कूलम ने दिया। दोनों बाजू बाजू में बैठे थे एग्जाम में कॉपी करने में, बट थोड़ा सा दूर था ना तो वो दिखने में थोड़ा अलग दिखा। बराबर। लिखने में तो सिमिलर लिखा, बट जी इन्होंने एम के बदले क्यू कर दिया। बराबर। ठीक है। तो दोनों चीज ही पूरी अलग है, ये ग्रेविटेशन के बारे में है, ये इलेक्ट्रिक के बारे में, बट सिमिलैरिटी ऐसे दिखती है इनके बीच में। बराबर। तो ये डी जो है वो हो सकता है, हमने इन फॉर्मूलाज के ऊपर से देखा। अब ई, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर का एडिशन। एनी टू, अगेन यहाँ पर जैसे एनी टू है वैसे ही यहाँ पर एनी टू है, तो एनी टू वेक्टर्स का एडिशन नहीं हो सकता। अगर उनके डायमेंशन सेम है तो कर सकते हैं। फोर्स के अंदर फोर्स ऐड हो सकता है क्योंकि फोर्स का डायमेंशन वही दूसरे फोर्स का डायमेंशन। बराबर। तो इफ डायमेंशंस आर सेम देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट। डायमेंशन सेम होने चाहिए दो क्वांटिटीज के। फिर एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एक ही वेक्टर के अंदर उसी का कंपोनेंट कुछ जो है वो ऐड नहीं कर सकते। कोई दूसरी क्वांटिटी जो होगी उसका कंपोनेंट हम लोग, मतलब कि जैसे मैं बताऊं कि कोई एक फोर्स है और वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 2i कैप जितना, और दूसरा फोर्स है वो 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे लग रहा है, तो इनका एडिशन हो सकता है। बराबर। ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है,
इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, बट 2 के अंदर ही ये 2, इसी का 2, उसको ऐड नहीं कर सकते, बराबर। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया 3.4 कंप्लीट। नेक्स्ट 3.5, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली and state with reason if it is true or false. The magnitude of a vector is always a scalar. वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तब स्केलर हो जाएगा वो। यस ऑफ कोर्स। फिर से हम लोग फोर्स का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये फोर्स है, ये लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, बराबर। तो अब मुझे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तब मैं या तो ऐसे लिखूंगी या तो ऐसे लिखूंगी, बराबर। तो वो क्या कैसे करके निकालते हैं हम लोग, x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, फिर z कंपोनेंट हुआ तो उसका भी स्क्वायर। तो 2 3 बराबर, दोनों लिखे, तो ये आ गया 4 प्लस 9, ये हो गया √13, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आया कि नहीं, ये अभी क्या आया, इसके साथ कोई डायरेक्शन लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, ये क्या हो गया स्केलर, बराबर। इसी को हमने स्केलर फॉर्म में किया, इसका तो मैग्नीट्यूड ये निकला कि नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आया, स्केलर आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर। फिर ईच कंपोनेंट बी, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। हर एक उसका कंपोनेंट जो है वो स्केलर होता है। तो हर एक कंपोनेंट जो है ना, जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जांपल के अंदर देखें तो ये जो 2 है वो 2 खुद कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। 2 के साथ क्या आया, एक कंपोनेंट, मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2i कैप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2i कैप जो है वो मैग्नीट्यूड 2 के साथ x डायरेक्शन में वो इफेक्ट दिखा रहा है, बराबर ना। तो मैंने एक कंपोनेंट लिया, मतलब ये मुझे उसके साथ डायरेक्शन दिखा रहा है, बराबर। बट यहाँ पर क्या दिया है, ईच कंपोनेंट इज अ स्केलर, तो क्या ये स्केलर हुआ, 2i कैप मैंने लिखा वो स्केलर हुआ नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बराबर, फॉल्स। देन सी, the total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle. Obviously not. टोटल पाथ लेंथ अभी जैसे बताया एग्जांपल लिया था, ये टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस किया तो ये टोटल पाथ लेंथ आई, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, बराबर। तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो नहीं आया यहाँ पर, बराबर ना। सेम हुआ क्या, टोटल पाथ लेंथ इक्वल आया, नहीं आया, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये कब होगा ट्रू, जब डायरेक्शन जो है मोशन की वो एक ही होगी, तो ऐसे स्ट्रेट 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 गया कोई भी डायरेक्शन में, स्ट्रेट, आड़ा टेढ़ा कहीं पर मुड़ा नहीं, वापस नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ, तब जाके पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी केस में पॉसिबल नहीं है। देन डी, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is either greater or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time. Average speed, एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई कि वो टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर। वो क्या होगा, ग्रेटर एवरेज स्पीड। अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या बताया, इट विल बी ईदर ग्रेटर और इक्वल to the magnitude of average velocity, average velocity. So now we know that speed is path length upon time, बराबर, path length upon time which is greater or equal to, is this true or not, ये हमें देखना है, displacement upon time, बराबर ना। तो अब टाइम टाइम तो दोनों साइड है, उसको अगर मैं कट कर दूं तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशन, पाथ लेंथ मे बी ईदर इक्वल, बराबर, ऐसे गया तो
पाथ लेंथ भी ये और डिस्प्लेसमेंट भी ये। ऐसे अगर गया तो पाथ लेंथ विल बी ग्रेटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस, तो ये ट्रू हो गया, बराबर ना। पाथ लेंथ हमेशा या तो इक्वल होगी या तो ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, तो ऑब्वियसली स्पीड भी वही होगी, ग्रेटर और इक्वल देन द वेलोसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट आया वो ट्रू है, बराबर। डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। E, three vectors not lying in a plane can never add up to give null vector. C, एक प्लेन के अंदर ना हो वैसे वेक्टर्स, बराबर, मतलब एक्स वाई, ऐसे ये जो बोर्ड का प्लेन है वो क्या हो गया एक्स वाई, बराबर। एक जेड जो है वो जेड एक्सिस में यहाँ पर बता दूं तो ये वाला जो आ गया वो क्या आ गया वाई जेड प्लेन, और थर्ड एक्स जेड, बराबर। यहाँ पर जो ये प्लेन बना वो एक्स जेड प्लेन। ऐसे थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, तीनों अलग 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 होंगे, बराबर। तो उनको ऐड करो, ऐड करने से क्या वो नल वेक्टर दे सकते हैं? नल वेक्टर वो तभी देंगे जब वो ऑपोजिट होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा, बराबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3.6, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। देखो ज्योमेट्रिकली हमें इसको ऐड करके दिखाना है, तो इसके लिए ये जो है ना ये सारे वेक्टर्स है एक्चुअली, a प्लस बी वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, लाइकवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द ऑप्शंस, बराबर। तो a प्लस बी, तो हम कोई भी एक डायरेक्शन में a और b है ना वो पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ये आ गया वेक्टर a, बराबर, और ये आ गया वेक्टर b, बराबर। अब a प्लस बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को बाद में देखे तो हमें क्या करना है ओ a और b का पहले एडिशन करना है बराबर। ये वेक्टर a और वेक्टर b का एडिशन कर देना है, एडिशन करने के बाद मैग्नीट्यूड, तो वो रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट क्या होता है, ये वाला आ गया a प्लस बी और उसका मैग्नीट्यूड, बराबर, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये हो गया। तो ये कब, क्या ये सही है या नहीं, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज जियोमेट्रिकली अदरवाइज व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबव अप्लाई। तो ये है तो ट्रू ही, बराबर, हमें ये ट्रू है या नहीं वो नहीं देखना है, बट ये चीज होगी ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो मान लो कि मैं इसको नाम देती हूँ ओ पी और क्यू, बराबर। ये पॉइंट जो आया वो ओ पी और क्यू है। तो अब आप ट्राइंगल के ऊपर से देखो, ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ ओपी हुआ, बराबर। बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ ओ पी क्यू हुआ, पी क्यू हुआ, बराबर। तो क्या मैं ट्राइंगल की दो साइड्स हैं उनको मैं ऐड करूं तो रिजल्टेंट में क्या है, रिजल्टेंट में तीसरी साइड है। तो ट्राइंगल की दो साइड को ऐड करने पर तीसरी साइड से वो क्या ग्रेटर हो सकता है? तीसरी जो साइड होगी वो दो साइड को ऐड करने से बड़ी होगी या छोटी होगी? कम ही होगी ना, बराबर ना, कम ही होने वाली है। तो ये हमेशा इन दोनों के एडिशन से कम होगी। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये लेस देन होगी इन दोनों के इंडिविजुअल एडिशन से, है ना। ये मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊं और उसके बाद फिर पी क्यू है वो यहाँ तक ले जाऊं तो ये तो लंबाई हो जाएगा, ये छोटा रहेगा, बराबर। तो हमें ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज दिखाना है ना, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल के ऊपर से ही दिखा सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू is always greater than OQ। तो अब यहाँ पर साथ में दिया है इक्वालिटी भी, लेस देन और इक्वल टू ऐसे किया है ना, तो लेस देन का तो हमने बता दिया, बराबर, कि ये तो ठीक है ये चीज तो होने ही वाली है, बट इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा?
जब मैं वेक्टर जो है ए को मैंने ऐसे दिखाया और बी उसी लाइन में आगे है, बराबर, ये कोलिनियर हुआ, बराबर। ओ से पी तक ए है और पी से क्यू तक बी है। अब ऐड करो तो ओपी प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू सेम लेंथ आई, बराबर। तो वेन वेन ओपी एंड पी क्यू आर कोलिनियर, OP plus PQ is equal to OQ। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब हर एक केस के लिए बी, सी और डी ये आपको अपने आप से करने हैं, बराबर। आप समझ सकते हो यहाँ पर ए प्लस बी, अगेन वही चीज करनी है, ए प्लस बी। खाली सेकंड के अंदर करना क्या है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी करना है, बराबर। माइनस जब भी करना हो तब आप क्या करोगे? ये माइनस करना है मतलब कि आप ए जो है ना उसमें से बी का ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट मतलब यहाँ पर उल्टा आपको ड्रॉ करना है, वो जितनी लेंथ वहां पर है उतनी ही लेंथ यहाँ पर, बराबर। और फिर यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे आप, तो आपको ए माइनस बी वाला जो है वो आंसर यहाँ पर मिलेगा। फिर इस ट्राइंगल के लिए ये दिखा दो, बराबर ना। ये मैं पी क्यू ओ पी क्यू और इसको नाम मैं आर एस दे देती हूँ। तो अब आप ओ पी और आर ट्राइंगल के लिए ये चीज दिखाओगे, बराबर। फिर ए माइनस बी करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ए में से बी जो है वो माइनस करो तो ये रिजल्टेंट मिल गया, तो ए प्लस बी से वो ग्रेटर होगा। ट्राइंगल के ऊपर से ही आपको दिखा देना है कि हाँ देखो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इतनी होती है, ये लेंथ माइनस ये लेंथ दिख रहा है कि यहाँ पर ये इतना होगा नहीं, बराबर। हो जाएगा ये वाला खुद से, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट, गिवन a plus b plus c plus d equals to 0, which of the following statements are correct? A, B, C and D must each be a null vector। देखो ये एक्चुअली वेक्टर्स है, ए बी सी एंड डी, इसके ऊपर वेक्टर आपकी बुक के अंदर वो बोल्ड किए हुए हैं। बोल्ड का मतलब ही वो वेक्टर्स हैं, बराबर ना। तो ए बी सी और डी सभी जब नल वेक्टर होंगे तभी उनका एडिशन 0 होगा क्या? ऐसे भी तो हो सकता है कि वेक्टर ए जो है वो है आई कैप, बी है वो है माइनस आई कैप, सी है वो है जे कैप और डी है वो है माइनस जे कैप। अब इनको ऐड करो तो ऐड करने पर क्या हो गया? 0। 0 मतलब नल वेक्टर, है ना। आ गया कि नहीं? तो इनमें से क्या कोई भी नल वेक्टर था? नहीं था, किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं था, फिर भी एडिशन आया कि 0, बराबर। तो यहाँ पर कोई सारे के सारे नल वेक्टर होने चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, बराबर। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। देखो यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस सी करना है, ए प्लस सी, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी। तो यहां पर मैं बी और डी को उस साइड भेज दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस बी प्लस डी ब्रैकेट में, बराबर। जब मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड में ये माइनस साइन है वो तो निकल जाएगी कि नहीं, बराबर ना। क्या बताया है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल, तो ये मैं एक्चुअली यहां से सिर्फ भेजूंगी तो माइनस रहेगा, बराबर। बट मैग्नीट्यूड मोड ले लिया तब ये माइनस हट जाएगा, इसलिए a प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b प्लस डी का मैग्नीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट आ गया ट्रू, बराबर। ये b वाला है करेक्ट। नेक्स्ट सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नीट्यूड of A can never be greater than the sum of the magnitudes of B, C and D।
तो मैग्नीट्यूड ए का लिया हमने और यहां पर ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दोनों साइड मैग्नीट्यूड के लिए बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। बराबर, इससे या क्या ये ग्रेटर हो सकता है? नहीं ना। इस स्टेटमेंट के ऊपर से हमने बी सी डी को उस तरफ भेजा, बी सी डी को उस तरफ भेजा, बराबर, जीरो की साइड माइनस होके गए सारे, मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये माइनस निकल जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ गया b प्लस सी प्लस डी। क्या वो उससे ग्रेटर हुआ? नहीं हुआ, बराबर। तो ये जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ वो उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। देन डी, b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, b प्लस सी, b और c का एडिशन होना चाहिए एक ही इसके अंदर, एक प्लेन के अंदर, एंड a and d must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear and in the line of a and d, if they are collinear। देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो कब होगा? b plus c must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear। a और d कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर नहीं है, a भी ऐसे और फिर d भी जो है उसी लाइन के अंदर नहीं होगा, तो बराबर इनके थ्रू जो प्लेन फॉर्म हो रहा होगा उसी के अंदर ये अगर होगा तब जाके ये इनका एडिशन जो है वो जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। इनसे बनने वाले a और d से जो प्लेन बनेगा ना, a यहाँ पर है और d यहाँ पर है, तो ये प्लेन बना, इस प्लेन के अंदर b और b प्लस सी का एडिशन आया तब जाके मान लो कि इनका एडिशन जो है ना वो एडिशन कुछ आया इस डायरेक्शन में, बराबर। तो b प्लस सी का डायरेक्शन जो एडिशन है वो इस तरफ आना चाहिए, ये a प्लस डी ऐसे हो गया और इस तरफ b प्लस सी आया, तब जाके इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? b प्लस सी कहां पर फॉल हुआ? a और d को ऐड करने से जो प्लेन बना उस प्लेन के अंदर हुआ, तो बराबर। मान लो कि b प्लस सी है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होता तो क्या हम इसको इसके साथ ऐड कर सकते थे? नहीं, और ऐड तो कर सकते थे बट जीरो आता? जीरो नहीं आता, बराबर। सेकेंड स्टेटमेंट यहां से है इन द लाइन ऑफ a एंड d इफ दे आर कोलिनियर। अगर a और d ऐसे कोलिनियर होते, एक ही लाइन में होते, तो b प्लस सी जो है वो उसी की डायरेक्शन में यहाँ पर होने चाहिए, उनकी लाइन में, उनके प्लेन में होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कोलिनियर है, तो एक प्लेन में हुए ही, एक प्लेन में है ही। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट कंडीशन? सिर्फ उसी उन्हीं की लाइन में और ऑपोजिट होंगे, तब जाके ये b प्लस सी जो है वो ऐड होके जीरो बनाएंगे, बराबर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू स्टेटमेंट हुआ, बराबर।